कभी ये सोचा है कि आज दुनिया की असली बागडोर आखिर किसके हाथ में है? देखिए, वो जमाना तो गया जब अमेरिका और सोवियत संघ जैसे बस कुछ गिने चुने देशी पूरी दुनिया को चलाते थे। आज की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। तो फिर सवाल यही उठता है, अब दुनिया चला कौन रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कोई एक देश नहीं है। इसका जवाब तो पावर के एक बहुत बड़े नेटवर्क में छिपा है, जिसमें कई देश और कई संगठन शामिल हैं। तो चलिए इस नए पावर बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। असल में हम एक बिल्कुल नई विश्व व्यवस्था, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं। यहाँ पावर किसी एक जगह पर सिमटी हुई नहीं है, बल्कि ये कई सेंटर्स में बटी हुई है। और इसी वजह से दुनिया के काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। याद है कोल्ड वॉर का दौर, जब दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। खैर, वो बाइपोलर दुनिया अब खत्म हो चुकी है। आज हम एक मल्टीपोलर दुनिया में जी रहे हैं, जहां कई देश और संगठन ग्लोबल स्टेज पर एक अहम रोल निभा रहे हैं। ये पावर बैलेंस का एक बिल्कुल नया खेल है। इस नई दुनिया में देशों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अकेले चलने से बात नहीं बनेगी। असली ताकत तो साथ मिलकर चलने में है। और बस इसी सोच ने जन्म दिया रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो आज के सबसे पावरफुल प्लेयर्स में से एक हैं। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है? सीधी सी बात है, जब एक ही इलाके के देश किसी कॉमन मकसद के लिए एक साथ आकर ग्रुप बनाते हैं। और इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं यूरोपियन यूनियन और आसियान, जिन्होंने अपने अपने इलाकों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पर ये देश एक साथ आते ही क्यों हैं? वजहें कई हैं। ये आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े की जगह बातचीत से मसले सुलझाना चाहते हैं। और तो और, सुरक्षा से लेकर व्यापार और कल्चर तक हर फील्ड में एक दूसरे को मजबूत करना चाहते हैं। चलिए अब अपनी पहली केस स्टडी पर चलते हैं, यूरोपियन यूनियन। ये कहानी है कि कैसे जंग की राख से भी एकता पैदा की जा सकती है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का चेहरा ही बदल दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। फिर 1948 में अमेरिका से मिली मदद को संभालने के लिए एक संगठन बना। इसके बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की नींव रखी गई और आखिरकार 1992 में maastricht संधि के साथ जन्म हुआ आज के यूरोपियन यूनियन का। वाकई एक ऐतिहासिक कदम था ये। और इस एकता का नतीजा क्या निकला? जबरदस्त इकोनॉमिक पावर। जरा सोचिए, 2016 तक यूरोपियन यूनियन की टोटल जीडीपी $17 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब ये था कि वो ग्लोबल ट्रेड के नियम तय कर सकता था और अमेरिका जैसे देशों को सीधी टक्कर दे सकता था। चलिए अब एक अलग मॉडल देखते हैं, आसियान। इसका फोकस सहयोग और बातचीत पर ज्यादा है। इसे आसियान वे या आसियान स्टाइल भी कहते हैं, मतलब टकराव नहीं बल्कि सुलह का रास्ता अपनाना। यह आसियान की कहानी 1967 में सिर्फ 5 देशों के साथ शुरू हुई थी। इनका बेसिक आइडिया था कि आपस में सहयोग को बढ़ावा देंगे और हर मसले को बातचीत से हल करेंगे। और यही आसियान स्टाइल, यानी टकराव के बजाय आम सहमति बनाना, इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब देखिए, आसियान 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला है मिलिट्री कम्युनिटी। इसका मकसद सिर्फ डिफेंस नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि टकराव की नौबत ही ना आए। ये तय करता है कि सारे विवाद शांति और बातचीत से ही सुलझाए जाएं। दूसरा पिलर है इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका सीधा सा मकसद है सदस्य देशों के लिए कॉमन मार्केट बनाना। इससे व्यापार आसान होता है और सबकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। साथ ही ये जापान, अमेरिका और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी ट्रेड रिलेशन को मजबूत करता है, जिसका फायदा पूरे इलाके को मिलता है। और तीसरा पिलर है कल्चरल कम्युनिटी, क्योंकि रिश्ते सिर्फ पैसे और व्यापार से तो नहीं बनते हैं ना। इसका मकसद एक कॉमन पहचान बनाना, एजुकेशन और हेल्थ जैसी सुविधाओं को बेहतर करना और आसियान के अनोखे कल्चर को दुनिया तक पहुंचाना है। अच्छा, अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से हटकर एक ऐसे पावर सेंटर पर फोकस करते हैं जो अकेला ही दुनिया में हलचल मचाने की ताकत रखता है, और वो है चीन। चीन का उदय पिछले कुछ दशकों की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक बदलाव की कहानी है। पर चीन का ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। ये बहुत सोचे समझे स्ट्रेटेजिक फैसलों का नतीजा था। 1972 में अमेरिका से दोस्ती करके दुनिया से अपना अलगाव खत्म किया। 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाकर विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। खेती का निजीकरण किया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर ग्लोबल इकोनॉमी का एक अहम खिलाड़ी बन गया।
तो आज का चीन कैसा है? ये पुराने चीन से बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। जहां पहले इंडस्ट्री पर सरकार का पूरा कंट्रोल था, वहीं अब प्राइवेट सेक्टर और तगड़ा कंपटीशन है। चीजों की कीमतें अब सरकार नहीं बल्कि मार्केट तय करता है। और विदेशी निवेश, जिसे पहले आने ही नहीं दिया जाता था, अब उसे सरकार खुद बढ़ावा देती है। रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी सादी भी नहीं है। ये जो नई मल्टीपोलर दुनिया है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और चुनौतियों से भरी है। एकता बनाना और फिर उसे बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। यूरोपियन यूनियन को ही देख लीजिए। ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा झटका था। उसने दिखाया कि एकता की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इससे पहले भी जब यूरो करेंसी आई तो सारे सदस्य देश उसके लिए राजी नहीं थे, और इराक युद्ध जैसे मामलों पर तो विदेश नीति को लेकर गहरे मतभेद भी सामने आए। ये सब दिखाता है कि एक साथ रहना और एक साथ फैसले लेना कितना मुश्किल हो सकता है। आज की जियोपॉलिटिक्स कितनी जटिल है, इसे समझने के लिए भारत चीन के रिश्तों से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। एक तरफ दोनों देशों के बीच जबरदस्त व्यापार है, ब्रिक्स जैसे मंच पर सहयोग भी है, तो दूसरी तरफ तिब्बत और बॉर्डर को लेकर गंभीर विवाद भी हैं जो हमेशा तनाव पैदा करते हैं। ये सहयोग और कंपटीशन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो इन सभी चुनौतियों के बाद भी एक बात बिल्कुल साफ है, 21वीं सदी में किसी भी देश की शांति और तरक्की काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वो इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने और उन्हें बनाए रखने में कितने कामयाब होते हैं। यही आज की दुनिया की हकीकत है। तो हमने देखा कि दुनिया कैसे एक या दो सुपर पावर वाले सिस्टम से हटकर एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, आसियान और चीन जैसे नए पावर सेंटर उभर रहे हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रहा है, सवाल यह है कि अगली वर्ल्ड ऑर्डर कैसी दिखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में ही मिलेगा।